बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अपने पैनल्स का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी ज़कार अहमद वलीद साहब, मज़हर बल्ला साहब, जवाद फैसी साहब और माहिर क़ानून जहांगीर जदून साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। मुल्की मामलात की तरफ देखें तो बानी PTI की जानिब से हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया है कि हुकूमत को एक हफ्ते के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का कहा गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी पेशरफ्त न होने के सबब ये मुज़ाकरात ख़त्म किए जाते हैं। पाकिस्तान के हाल को देखकर वो लोग जो मुल्क की तारीख और माजी से रोशनास हैं उन्हें इस पेशरफ्त पर कोई हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि तकरीबन 5 दिहाइयाँ पहले के सियासी मामलात को अगर हम देखें और मौजूदा हालात को देखें तो मालूम ये होता है कि पाकिस्तान की हर दिहाई पिछली दिहाई से मुमासलत रखती है। ना हम सियासी तौर पर मैच्योर हुए हैं, ना ही मौशरती और ना ही मौशी तौर पर संभले हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार भी हमेशा हर दौर में एक जैसा रहा और हिज़्ब इक़्तिदार का भी। वैसे भी इन मुज़ाकरात को लेकर पहले दिन से ही इसकी कामयाबी से ज़्यादा इसकी नाकामी का खदशा था और आज ये खदशा सच साबित हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है कि हुकूमत कमीशन बनाने से खौफजदा क्यों है। PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन उनके पास इसके अलावा अब ऑप्शन क्या है। दूसरी जानिब हुकूमत एक के बाद एक कानून पास करवा रही है और लग ऐसा रहा है कि हुकूमत के रास्ते में जो भी स्पीड ब्रेकर आता है वो इसे ख़त्म करने के लिए हर वक्त कानून साजी के लिए तैयार रहती है। आज हुकूमत ने कौमी असम्बली से पेका एक्ट में तरमीम का कानून मंजूर करवा लिया है, लेकिन यहाँ हम ये समझने से कासिर हैं कि आखिर सोशल मीडिया हुकूमत को दर्द सर क्यों लगने लगा है और क्या हुकूमत सेंसरशिप को कानूनी छतरी फ्राहम करना चाहती। इससे पहले कि मैं मुज़ाकरात के इख्तिताम के हवाले से आगे बढ़ूँ, ये इख्तिताम पजीर कैसे हुए, किसने इसका ऐलान किया, जरा आप भी सुनिए। 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। 12 बजे के बाद से या कल से बल्कि अभी से मुज़ाकरात के सिलसिले को ख़त्म कर रहे हैं। आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। हमारी कमेटी कायम है, अब भी आज भी कायम है। हालांकि हमारे लीडर से भी मुखलिस नहीं है, ये लोग बात फिर रहे हैं या अंदर जो शोर मचाते हैं। जुडिशल कमीशन का एक्सक्यूज बना के उन्होंने मुज़ाकरात का खात्मा किया है। ये एक्सक्यूज ही जो है इसके बेसिस ही कोई नहीं है। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है ये मुझे कोई बताए। तो रोज़े अव्वल से ये काम सा तासुर था कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी यूँ मालूम होता था कि शायद कोई ना कोई संजीदा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि मुज़ाकरात नहीं चाहते। मज़हर बल्ला साहब, इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि 28 तारीख का इंतजार कर लिया जाता। हमने स्पीकर को कहा था कि एक और नशिस्त जो है उसको अरेंज करवाया जाए, लेकिन इन्हें आने की जल्दी थी और जाने की बेताबी भी थी। आपको कुछ समझ आ रही है क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को ख़त्म करने का कह दिया? मतलब क्या रीज़न हो सकती है? बहुत शुक्रिया ज़रियाब। पहली बात तो ये है कि अगर हम पार्लिमानी तारीख का मुतालिया करें तो समझ ये आएगी कि हमेशा हुकूमत को हाथ बढ़ाना चाहिए आगे। अपोजिशन तो अपोजिशन होती है, हुकूमत पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अब उनकी एक डिमांड है जो उनका बेसिक मुकदमा है कि जनाबे वाला 9 मई पे और 26 नवंबर पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। सही। फिर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि फलां फलां जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया जाए। अब यहाँ पे एक अजीब सूरत हाल है कि जिन पे इल्जाम है 9 मई का या 26 नवंबर का जी, वो बेचारे तो कह रहे हैं जी कमीशन बनाए, तहकीकात हूँ, और जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो कमीशन से भाग रहे हैं। तो फिर दाल में काला कहीं तो है। अच्छा, लेकिन तो बल्ला जो साहब अभी कमीशन से सेनेटर भाग इरफान रहे सिद्दीकी हैं, ये भी तो कह रहे थे कि हमने तो इनको नहीं कहा कि हम जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं ला सकते, क्या इनको इल्हाम आ गए? ये इंतजार तो करते, हमने स्पीकर से 28 तारीख तक की बात कर रखी थी।
देखिए ये इंतजार करते करते आपने खुद प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में ज़रियाब आपने एक हवाला दिया कि हम नहीं बदले, 50 साल पहले भी ऐसा ही था। तो उस वक्त भी फिर मौलाना कौसर नियाज़ी की किताब आ जाती है और लाइन कट गई। तो क्या लाइन कटने का इंतजार होता है? इतने देखिए इसमें कौन सी कोई ये साइंस है जो कमीशन का अनाउंस करना है, कमीशन अनाउंस कर देते। उनका मुतालबा था, उन्होंने इनको दिन दिए कि अच्छा। आप हम इस शर्त पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उसमें देखिए पहले उनके 5-6 मुतालबे थे, ठीक है। वो मुतालबों से पीछे हाँ हटे। जी, हाँ जी। उन्होंने फिर कहा कि चले हमें कमीशन वाला काम तो हमारा कर दे। तो हुकूमत की बदनीति तो पहले दिन से थी, वो कमीशन क्यों बनाएगी? हुकूमत कमीशन बनाएगी तो खुद फंसेगी। ठीक है। ये तो सब बहुत से लोगों को पता है कि 26 नवंबर को फायरिंग किसने की और किस किस ने क्या क्या झूठ बोले और क्या कुछ कहा था। तो 9 मई के हवाले से भी आप 9 मई का देखिए ना जरा, आप अगर मैं मुल्जम हूँ और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं तो मेरे जुर्म साफ हो जाएंगे। ये कौन सा जुर्म था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जुर्म धुल जाता है? मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई। वो जो मुराद रास और लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की सही। और जुर्म धुल गया, हाँ जी। ये कैसा जुर्म था? ठीक है, मजहर बल्ला साहब साथ ही रहिएगा। तो एक मेरा- एक अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ एक जुडिशल कमीशन ही मामला नहीं है मुज़ाकरात की नाकामी का, शायद मामला कुछ और भी हैं। वलीद साहब, आपकी तरफ आने से पहले एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगी। अब से कुछ देर पहले बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट मंजर आम पर आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब के घर और मदरसे पर छापा मारा गया। हम इस अमल के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक देते हैं। तकरीबन कुछ 40 मिनट पहले की ट्वीट है जो मैं आपके साथ इस वक्त जिक्र कर रही हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एक मेंबर के घर पर छापा मारना, हम इसको मुज़ाकराती कमेटी पर हमले के मुतरादिफ करार देते हैं। तो सर, इसका मतलब ये कि सिर्फ जुडिशल कमीशन ही नहीं, वो जो पहले रोज से कहा गया था कि नरमी बरती जाएगी न सिर्फ बयानात में, बल्कि हुकूमत कुछ ऐसे एक्ट्स, ऐसे जस्टिस भी शो करे कि जिससे उन्हें लगे कि यहाँ के हुकूमती रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी और नरमी है। तो सर, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ ये छापे, आपको लगता है कि इससे बात आगे बढ़नी थी? दोनों तरफ से शिकायत जो है ना सामने आ रही है डे वन से। हुकूमत जो है वो ये कह रही कि हम एक तरफ जी कि मुज़ाकरात की बात होती है, दूसरी तरफ अगले दिन एक ट्वीट आ जाती है जिसमें बड़ी थ्रेटनिंग टोन आती है बानी पीटीआई की जानिब से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो कहते हैं कि ये क्या मुज़ाकरात हैं कि जिसकी मतलब बातचीत अभी शुरू होती है उधर से ट्वीट आ जाती। तो ये सिलसिला तो रोकें। मुज़ाकरात किसी भी सूरत में तो सर, ये लोग पहले दिन कह देते ना कि बानी पीटीआई से कहें कि आप लोगों ने, आपने इतनी सख्त ट्वीट्स नहीं कह दिया, करनी उन्होंने है। पहले कह दिया था, जब पहली ट्वीट आई थी उसी वक्त कह दिया था। अच्छा, मुज़ाकरात की ये शराइत जो होती है एक दूसरे के ऊपर, वो ऑब्वियसली वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए। और मुज़ाकरात जब चल रहे होते हैं उसके दौरान ही ये बातचीत तय होनी चाहिए कि मुज़ाकरात जब तक चल रहे हैं आपके बानी पीटीआई इस तरह की ट्वीट्स नहीं देंगे। अच्छा, ठीक उनकी है। तरफ से ये भी शिकवा है कि आपके लोगों की तरफ से भी तो इस तरह के बयानात आते हाँ हैं। जी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं और हुकूमत और तहरीक इंसाफ, मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा समझें कि एक तो डेडलाइन सेट कर दी गई और दूसरी तरफ से कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया गया, जिससे साफ लग रहा था कि सर, मुज़ाकरात किसने इंटरेस्ट शो नहीं किया? क्योंकि ये लोग तो हुकूमत कहते की कि तरफ से। हमारी, हाँ जी, हमारी मुलाकात करवाएं, मुलाकात नहीं करवाते थे। फिर स्पीकर कहते थे ये मेरा मैंडेट नहीं है। कोई ये कहता था, राना सना फरमाया करते थे कि उतना मांगे जितनी हमारी बसात में हो। फिर वही बात है कि बानी पीटे जब उर्दली कह देते हैं तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। वही ना, बात ये है कि दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही थी। जो तहरीक इंसाफ थी, इनके मुताबिक हुकूमत कहती जी, थी जी। कि जी वो एक बात होती है, वो कहते जी अब 10 दिन बाद हम मिलेंगे क्योंकि हमने वो मुशावरत करनी है। फिर दूसरी मुज़ाकरात हुए, उसमें फिर इन्होंने कहा फिर 8 दिन बाद मिलेंगे। यानी कि पहले 30 दिन का टाइम पहले से इन्होंने खुद ही अपनी डेडलाइन सेट कर दी कि 30 दिन के अंदर ये तय ना हुआ तो हम ये मुज़ाकरात जो है समझेंगे कि मनसूख हो गए और हम फिर कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। यानी कि शराइत दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा थी, जिससे अवाइल से ही लग रहा था कि ये मुज़ाकरात जो है कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। और हुकूमत के पास मेरा ख्याल है कि कुछ देने को कुछ नहीं था। यानी हुकूमत जो है अपने तौर पर जुडिशल कमीशन बनाने के मूड में नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें मे भी कोई गारंटीज या कुछ जगहों से अप्रूवल लेनी थी या व्हाटएवर रीज़न जो भी हो। डे वन से आपने देखा कि हम जी वो तो मुकदमात के फैसले भी हो गए हैं,
تو سپریم کورٹ پہلے سے کلیئر کر چکی ہے، تو ہم کس لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں؟ وہ یہ شرائط تھی، اور دونوں طرف سے ڈے ون سے ہم یہ بات کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے بھی کہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو اب جو ہے وہ حتمی میرا خیال ہے نظر آ گیا. اب شاید اگر بانی پی ٹی آئی کہہ دیں ان کو کہ ٹھیک ہے 28 تاریخ کا ویٹ کر لیں، اگر 28 تاریخ کو سر یہ تو اسی صورت میں ہوگا نا جب ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے گی، اور ابھی تک فرینڈلی ماحول میں ملاقات نہیں کروائی گئی، مطلب وہ تو مذاکرات کی یوں کہہ لیجیے کہ شرائط میں سے ایک ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، ایک یہ شو کرنا کہ جی ہم تو بانی کے بغیر تو ایک لفظ نہیں بول سکتے. ابھی آپ نے جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سنی، وہ اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں بولنا چاہ رہے، یعنی ایک ڈیلیگیشن ہے. سر وہ تو مانتے ہیں، وہ تو مانتے ہیں کہ جو ہمیں آرڈر ملے گا ہم نے وہی دینا، گورنمنٹ نہیں مانتی. میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ وہ ایک جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ پا رہے کہ جی ہم نے یہ طے کیا ہے. وہ کہتے بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا، بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا، بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا. آپ اس کی 4 لائنیں دیکھیں، چاروں لائنز میں ان کی اپنی کوئی لائن نہیں. انہوں نے یہ سیٹ بائی، بالکل. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جواد فیضی صاحب، اب جب حکومت پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ہم سے ہماری حیثیت کے مطابق مانگے، ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں ہے، یہ تو کیسز چل رہی ہیں عدالتوں سے ہیں، عدالتوں سے جا کے مانگے، تو پھر اب آج اتنا وقت دینے کے بعد اگر پی ٹی آئی نے انکار کر ہی دیا ہے تو پھر کس چیز کی مایوسی ہے عرفان صدیقی صاحب کے چہرے پر؟ کیوں اتنی افسردگی کا اظہار ہے جب جو ان کے پاس ہے ہی نہیں، جب وہ دے ہی نہیں سکتے؟ تو پھر تو اچھی بات، ان تو شکر منانا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ رولا موقع جان چھٹی. دیکھیں 2 باتیں ایسی اہم ہیں اس میں کہ ابھی میرے بھائی مظہر بدلاس صاحب کہہ رہے تھے، مولانا کوثر نیازی کا ذکر بھی فرمایا، مجھے بھی کافی واقعات یاد آ گئے بزرگوں کے اور اہل سیاست کے، اہل صحافت کے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آخر کار یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جب موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر کی نشست سنبھالے ہوئے ہیں اور ٹی اے ڈی اے اور مراعات سب لے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کام تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہی ہو سکتا ہے. ہم نے بہت سارے مذاکرات میں ڈیڈ لاک دیکھا، ہم نے ماضی میں بہت سارے مذاکرات میں جو ہے وہ بڑی تلواریں نکلتی بھی دیکھی، بے نیام ہوتی دیکھی، لیکن اس کے باوجود آخر کار بیٹھ کے ہی کوئی بات کرنی پڑتی ہے. یہ جو ہے نا شک کر لینا پہلے ہی نیت پہ، آپ بھی اگر آئے ہیں، مذاکرات کا ٹیبل سجا ہے، آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، معانقے مسافے ہو رہے ہیں، تو بھائی 28 کا ویٹ کر لیجئے تاکہ آپ صحیح طریقے سے جو ہے وہ انہیں کہہ سکے کہ دیکھیں جی ہم تو تیار تھے، حکومت ہمارے مطالبات نہیں مان رہی، ان کو بھی لکھنے دیں، کم از کم ہمارے لیے تو کچھ چیز سامنے ریکارڈ پہ آنے دیں. جواد فیضی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ڈنر بفے آپ اسی وقت انجوائے کر سکیں گے نا کہ جب وہاں پر لکھا ہوا ہوگا، وہاں پر ڈنر چٹس پہ کہ آج مینیو میں یہ ہے. حکومت کے مینیو میں تو کچھ ہے ہی نہیں سرو کرنے کو. دیکھیے اگر جب یہ بیٹھے تھے تو جس طرح بدلاس صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے کتنے مطالبات تھے، پھر کہاں پہ آ گئے، وہ اپنا مینڈیٹ بھی بھول گئے، سب کچھ ختم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں 2 چیزیں کر دیو. لہذا اس پہ جب میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ بیٹھنے دیتے، ان کو لکھنے تو دیتے یار، مجھے آپ کو پتا تو چل جاتا دونوں طرح سے لکھا کیا ہوا ہے. یہ نیتوں پہ جو شک ہے نا پہلے دن سے، اگر یہ رہے گا، یہ واقعی آپ کہہ رہی ہے کئی دہائیوں سے، یہ میرا خیال ہے ہم 50 سال سے زیادہ پیچھے نہ چل پڑے. لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کم از کم جو قوم یا جو لوگ یا ووٹر جس کے جو بھی ہیں، انہیں بھی کم از کم یہ اعتماد رہے کہ ہاں جی یہ چیزیں تحریراً دونوں طرف سے آئیں، وہ نہیں کر سکے، وہ انکار کر دیا یا ادھر سے کچھ ہو گیا. لہذا یہ پہلے دن سے ساتھ دمکانا. میرا سوال بھی ایک ہے ویسے کہ اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں، مقید ہیں، قید ہیں، ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ چلا کون رہا ہے؟ کیا ان سے پوچھ کے چل رہا ہے؟ کس طرح چل رہا ہے؟ جواد فیضی صاحب وہ تو چلنا ہی چلنا ہے. نہیں فیضی صاحب اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں بانی پی ٹی آئی نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کارکنان کے ساتھ جو ہے نا وہ کانٹیکٹ میں رہنا ہے. جیل میں بیٹھ کر تو وہ کانٹیکٹ میں رہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ان کی باتیں بھی، وہ جتنی بھی بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو بھی کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ جو صحافی اندر جاتے ہیں، جو ان کے وکلا ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تب معلوم ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے یہ بات کر رکھی ہے. تو دس از میرے خیال سے یہ ایک فاؤل آرگومنٹ ہے کہ ان کا ٹویٹر جو ہے وہ کیوں چل رہا ہے، کیسے نہیں چل رہا. اس کا مطلب ہے بندہ کوئی باہر ہی ہے نا، انہی میں سے ہی میسج دیتا ہے کہ یہ ٹویٹ کر دے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کیا ان کی ہی ساری مرضی ہے یا باہر سے بیٹھ کے کوئی یہ کر رہا ہے؟ یہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں.
चलें ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। जहांगीर जदून साहब, मामला देखें ना, ये भी है कि 9 मई और 26 मई का जुडिशियल कमीशन मांगा इन्होंने। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक जगह गुफ्तगू की, आज भी वो कहते हैं अगर फिर ऐसा है तो फिर 35 पंक्चर का भी बनेगा, फॉर्म 47 का भी होना चाहिए, धरनों का भी होना चाहिए। तो सर बना देते, मतलब वो उन्होंने 2 का कहा, आपने कहा चले आप 2 मांग रहे हैं, 3 का फिर हम भी बनाएंगे, पर जुडिशियल कमीशन की तरफ जाते तो सही। और मुझे ये बताइए, अब टेक्निकल उसमें मैं जरा नोट की तरफ जाना चाहती हूँ सर, जुडिशियल कमीशन बनाने से हुकूमत आपको खौफजदा क्यों नजर आ रही है, जबकि हमने देखा है कि अक्सर जब भी कमीशंस का कयाम अमल में लाया जाता है, मोस्टली तो ये गवर्नमेंट्स की फेवर में जाता हुआ हमें नजर आता है। बहुत शुक्रिया। देखें, गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट के पीछे जो रिलेटेड लोग हैं उन्हीं ने सारे मामलात लेके चलने हैं, और पीटीआई भी चाहती है कि उनसे जब कांटेक्ट होता है तो वो खुश होते हैं कि हमारी ख़ास जगह पे, उस जगह पे मुलाकात हो रही है जो डिसीजन मेकर है। तो अगर देखें ना, वो अगर पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जुडिशियल कमीशन के वो मूड में है गवर्नमेंट या वो लोग जो हैं वो 9th महीने में बड़े क्लियर हैं। हाँ। वो 26 नवंबर पे भी डे 1 से नहीं है, वो क्लियर है। तो केपी के अंदर असम्बली रेजोल्यूशन भी पास की, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट लेट से कि कुछ करा के जुडिशियल कमीशन अगर ये एग्री भी हो जाए तो फिर उस अपॉइंटमेंट पे बड़े ऑब्जेक्शन उठ जाएंगे कि ये वाला जज नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, और जुडिशियल कमीशन आखिर में कोई रिपोर्ट ही ना आए। तो ये मसले मेरे हाल में जब तक सिंसेरिटी ना हो या उसके पीछे ये चीज़ें जो करने वाले हैं वो एग्री नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये मुज़ाकरात, वो किसी ने कहा था ना, ये मज़ाकरात है। तो सर जो आपने कहा ना एग्रीमेंट की जो आपने बात की कि जो नहीं चाहेंगे तो वो तो नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर भी जुडिशियल कमीशन लगता है कि ये एक ऐसा कुछ इतना बड़ा मांग लिया है पीटीआई ने कि ये दिया ही नहीं जा सकता किसी सूरत? देखिए, 3 जो सीनियर जज हैं वो एक चीफ जस्टिस हैं, एक मंसूर अली शाह हैं और एक मुनीब अख्तर हैं। तो मंसूर अली शाह को कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वो किसी कमीशन का हिस्सा बने। ठीक है। अगर वो चाहते तो वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, लाइक डिसलाइक वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जुडिशियल कमीशन में जस्टिस मंसूर शाह बैठे। वो देखें ना, गवर्नमेंट किसी हाथ में उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर दूसरे मुनीब अख्तर हैं, वो तो उनसे भी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो किसी भी वो भी उनसे देखे ना कोई पावर ही नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस उनसे ना वो बेंच का ऐसा है ना वो कोई डिसाइड कर सकते हैं। अभी आपने देखा है आज क्या सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच में चलता रहा है जी, हम ये केस सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, पावर विड्रॉ कर ली। ये सारी चीज़ें जो हैं देखें चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैनेज्ड हैं सारी। इस तरह मामलात, जो लोग जिनके पास ताकत है, जब तक वो नहीं चाहेंगे ना कोई कमीशन बन सकता है, ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट का आगे फेस है, जब वो चाहेंगे तो करेगी तो गवर्नमेंट ही। लेकिन जो पीछे मदरसे पे छापे मारे जा रहे हैं, जो उनके घर पर छापा मारा जा रहा, इसमें भी फिर हम यही कह सकते हैं कि कुछ और ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो। बिल्कुल देखें ना, वो वैसे भी नहीं चाहेंगे। और देखें ना, आपका एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसको एक एएसआई या कांस्टेबल जो है वो उसका गाड़ी से उतार के एक पुलिस पोस्ट पे बंद कर देता है। इस मुल्क के अंदर आपके तो ये हालात हैं। और एक लीडर ऑफ अपोजिशन जिस बंदे को जिस वक्त चाहें पिक करके उठा लें, कोई रूल ऑफ लॉ कानून पे या ह्यूमन राइट्स पे, तो कोई ना कोर्ट एक्शन ले सकती है, कोर्टें भी मफलूज कर दी गई हैं। तो ये देखें ना, आप ये नहीं चाहते कि एक पार्टी को फेवर करें दूसरी को, लेकिन अब जो बैलेंस ऑफ पावर है वही नहीं है, जो रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, कोई आइन पे अमलदारी नहीं है, कानून नहीं है। ये काम जो है ना पहले भी होते रहे हैं और अब ज्यादा हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि पहले वो बड़े ठीक काम हो रहे थे तो अब गलत हो रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पहले गलत है तो आप और ज्यादा गलत करें या इससे आगे और गलत करें। एग्जैक्टली, किसी जगह पे चाहिए, किसी जगह पे तो हमने पहुंचना है ना। हम अगर आज की तहकीकात की बात करते हैं तो कोई मसला नहीं। मैं यही कहूंगी कि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे, फिर 35 पंक्चर का भी हो, धरने का भी हो, तो फॉर्म 47 का हो, तो बनाए। किसने आपको मना की कि जुडिशियल कमीशन नहीं बन सकता? जहां पे 2 मांग रहे थे वहां पे 4 बना दे, ताकि दूध का दूध और पानी और कौम जरा आगे बढ़े। मुझे भी प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। अगर देखें, अगर एक मिनट में अगर धरने का कमीशन बना देते हैं तो उसमें कहेंगे जी जनरल रही या जो DGISI है उस वक्त वो धरने में इन्वॉल्व था, तो क्या करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब? क्या एक्शन ले सकते हैं वो? तो ये सारी देखें ना, ये बात चली गई है, कुछ भी नहीं है, वैसे बस कर दे। उस वक्त धरना आप ये जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की फैजाबाद वाली,
तो उस पे आप सर हमारे यहाँ पे जो तो ज्यादती कमेटी होती बनाई है थी ना, जब उसमें भी हम फैसले तोशा मिलकर खाने बड़ी की तरफ जाते तो हम कहते हैं कि उस दौर का जांच पड़ताल होनी चाहिए, जब वज़ीर आज़म बानी पीटीआई थे उस दौर की नहीं होनी चाहिए कि जब वज़ीर आज़म ये नवाज शरीफ साहब थे या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद हुकूमत ये होना ही कुछ नहीं है, हाँ। ये इस तरह ही काम चलेगा, चले, ये मुझे इस तरह ही ब्रेक काम लेने दें, चलेगा, मैं कुछ वापस भी आ नहीं रही हूँ होना है, जदून बस साहब, मैं ये इस वापस तरह। आ रही हूँ। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मामला तो ये जो हमने भी डिस्कस किया कि मुज़ाकरात तो चले खत्म हो गए, नजर आ गया आज हमें, लेकिन अब इसके बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां पर एक तरफ मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान किया है बकौल बानी पीटीआई के, वहीं पर अगर बड़ी बारीक बीनी से हम बानी पीटीआई के ट्विटर पर आने वाली ट्वीट को पढ़ें और देखें और समझने की कोशिश करें, तो मैं भी इसको रीड कर रही थी ब्रेक के दौरान, और उसमें उन्होंने कहा कि या तो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर भी जुडिशियल कमीशन अगर बनता है तो वो मानने को तैयार हैं। अब उनमें है कौन कौन? जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। अहमद वलीद साहब, ये वो तीनों जजेस साहिबान हैं कि जिनमें से 2 के ऊपर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या मौजूदा हुकूमत ने इससे पहले कभी एतराज़ नहीं उठाया, मतलब यानी कि इन 3 में से 2 तो फिर हुकूमत को काबिल कबूल होंगे, मतलब जाते जाते भी एक बराह रास्त यूं कह लीजिए कि एक पैगाम जरूर दे रहे हैं बानी पीटीआई इन्हें मुज़ाकरात से निकलते निकलते भी। हाँ, ये अच्छी बात, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी रखनी चाहिए कि आप वहाँ बैठे हैं जेल में और आपकी जो टीम है उसको आप अगर हर लम्हा डिक्टेट करते रहेंगे, ऑप्शंस नहीं देंगे, यानी आप उनको ऑप्शंस दें कि अगर इस पे बात ना हो तो फिर इस पे करें, अगर इस पे ना हो तो इस पे करें, तो फिर ये नौबत नहीं आनी थी कि बैरिस्टर गौहर एकदम से मुज़ाकरात ख़त्म करके चले जाते। आप ऑप्शंस देख रखे उनको पहले से, उन्हें वो इख्तियार दें कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे नहीं मान रहे तो हाई कोर्ट के जजेस पे बात कर लेंगे, किसी रिटायर्ड सीनियर जज पे बात हो सकती है, व्हाटएवर। तो ये बातें जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी से ही चलेंगी। और दुनिया की जंगें ख़त्म हुई मुज़ाकरात के ऊपर ही, बहुत सारे इख्तलाफात हुए, किसी ने अगर कोई स्टैंस हार्ड ले लिया लेकिन उसके बाद भी मुज़ाकरात हुए और वो हार्ड स्टैंस भी ख़त्म हो गया। लेकिन खुशाइंद बात थी पाकिस्तान की सियासत में हम कम अज़ कम कि जब से मुज़ाकरात की बात शुरू हुई जो अवाम थे उनमें थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी कि पाकिस्तानी सियासत जो है एक बेहतर रुख की तरफ जा रही है। तो ये अच्छी बात है, मुज़ाकरात हों, कुछ मामलात हल हों ताकि तज़ब्ज़ुब और जो बेचैनी है पाकिस्तान की सियासत में, अवाम में, मईशत में, वो थोड़ी सी कम हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की ऑप्शंस हों तो मुज़ाकरात तो ऑप्शन है, अभी भी 28 की डेट दे रहे हैं, तो पीटीआई को चाहिए कि वो वहाँ जाके ये ऑप्शन दें। बिल्कुल। मजहर बरलास साहब, जाते जाते जो बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात से निकलते निकलते, वो तो मैंने यहाँ पे शेयर किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये कहा कि हमें किसी बैरूनी मुल्क की मदद का इंतजार नहीं, और दूसरा ये भी कि अब हम सारी सियासी जमातों को साथ लेकर जो है ना वो अपनी तहरीक का आगाज करेंगे, तहरीक शुरू करेंगे। तो क्या ऑप्शंस हैं अब पीटीआई के पास मुज़ाकरात के खात्मे के बाद? मुझे 2-3 मिनट चाहिए, मैं थोड़ी सी जो मेरे दोस्तों ने बातें की हैं उन पे थोड़ी सी बात कर लूं। एक तो मेरा ख्याल है ये जो जदून साहब ने बात की है ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह पे भी इतराज है हुकूमत को, जस्टिस मुनीब अख्तर पे भी इतराज है, और अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नाम लिया, तो मेरा ख्याल है फिर हुकूमत को चाहिए कि जस्टिस राना सनाउल्लाह, जस्टिस आजम नज़ीर तारड़ और जस्टिस अता तारड़, इन पे मुश्तमिल कमीशन बना दें। ये क्या तकसीम है कि अपनी मर्जी के जजेस लगाने हैं, फलाना करना है। अभी अहमद वलीद साहब ने एक बात की थी, वो हर बात बानी से पूछते हैं। भाई बात ये है कि पीटीआई की जो असल क़यादत है वो सारी तो जेलों में है, या कहीं पसे पर्दा है, या मफरूर है, या मुल्क से बाहर है। ये सारे लोग तो बेचारे नए आए, बैरिस्टर गौहर साहब हूँ या सलमान अकरम राजा हूँ या और लोग। और मैं एक और बात करता चलूं कि देखिए मुज़ाकरात का कोई तरीका कार होता है। अयूब खान के दौर में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो शेख मुजीबुर रहमान को जेल से निकाल के मुज़ाकरात किए, ये नहीं
کہ ایک طرف آپ چھاپے مارے. ابھی جنون صاحب نے بات کی کہ اپوزیشن لیڈر کو ایک پولیس چوکی پہ ایک حوالدار پکڑ کے بٹھا لیتا ہے. یہ کوئی طریقہ کار ہے مذاکرات کا کہ آپ اپنے ہاتھ میں جوتا بھی رکھے اور کہیں مذاکرات کرو؟ یہ جو چھاپے مارنا ہے اور لوگوں کو اٹھانا ہے, یہ حکومت اتنی بے اختیار ہے کہ یہ ان کے پاس تو یہ بھی اختیار نہیں کہ یہ کسی قیدی سے کسی کو ملوا سکے. یہ خواجہ آصف صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ وہی خواجہ صاحب ہے جو پچھلے دنوں ایک شادی پہ اپنے ایک متحد کی خاطر ان کی گاڑی روک لی گئی اور ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے. میرے ساتھ یہ ہو کہ میرے کسی سبارڈی ریٹ کی خاطر میری گاڑی روکی جائے تو میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا, میں ایسی نوکریاں نہیں کرتا. تو یہ تو ان کی حیثیت ہے کہ ان کی گاڑیاں بھی روک لی جاتی ہیں ان کے ماتحتوں کی خاطر. یہ لوگ مذاکرات کریں گے؟ یہ آپ نے تو پھر آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کے اختیارات میں کچھ ہے ہی نہیں, ہاں, تو پھر بانی پی ٹی آئی کا یہ کہنا یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا وہ پھر جائز ہی قرار دیا جا سکتا ہے, اس کو پھر کوشچن نہیں کیا جا سکتا. فیضی صاحب, صرف کیا پلان بی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے بعد؟ مذاکرات ختم تو پھر نیکسٹ واٹس نیکسٹ؟ دیکھیے ابھی جس طرح کہا گیا نا, میں تو وہ نہیں کہہ سکتا وہ چیزیں جو کہی جاتی ہیں عام طور پہ. یہ ضرور دیکھا جائے کہ اگر مذاکرات شروع ہوئے تھے اور پھر کس نے ڈول بجا دیا تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے پشاور میں اور آرمی چیف سے ہم نے مل لیا ہے اور پھر ان سے یہ باتیں ہو چکی ہیں, اس پہ پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ جناب خان صاحب نے بڑی اس پہ خوشی کا اظہار کیا, مسکرائے, پر مسرت موقع تھا وہ ماشاءاللہ کہ جناب انہوں نے کہا ہاں ہماری گل شروع ہو گئی ہے. لہٰذا یہ اگر یہ کر لیا تھا تو تب بھی انہیں کئی اس وقت چاہیے تھا کہ جناب ہماری وہاں بات ہو رہی ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, یہ مذاکرات پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ مجھے بات کرنے دیجیے گا پلیز. ہاں میں آپ ہی کی بات سن رہی ہوں, میں سوال بھی ساتھ لے رہی ہوں. سن کے بھی ہنستے ہیں, وہ تو ان کے خلاف فیصلہ ہے پھر بھی کہہ کے لگاتا ہے وہ بندہ, وہ تو ہنستا رہتا ہے. سر آپ, میں خود یہ بانڈا بھی پھوٹ گیا ہے, میں نے دیکھ لیا جیل میں جا کے کہہ کے کتنے لگے ہیں. میں سچی آپ کو حرف حلفیہ کہہ رہا ہوں برلاس صاحب, یہ جو بانڈا تھا نا وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور بھائی جان نہیں, وہ لڑکھڑایا ہوا ہے. میں آج آن ایئر کہہ رہا ہوں, لائیو کہہ رہا ہوں, میں خود دیکھ کے آیا ہوں. کیا بات ہے, وہ ہنس رہا تھا اور اللہ کی قسم اٹھائے کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہنس رہا تھا. نہیں دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں وہ یہ آ کے وہ 4 رپورٹر یہ بھی بانڈا پھوٹ گیا کہ جو جا کے وہاں صرف خطاب سن کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آ کے وہ کہتے ہیں اوہو اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ تلوار چلا دی. ککھ نہیں چلایا. میں وہاں موجود تھا, سوال بھی ہوئے, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, خود نمائی کا میں شوقین نہیں ہوں, ورنہ اسرائیل کا سوال کر لیا تو کیا قیامت آ گئی. ہماری ماں بہنیں کی جا رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے, ان کی سوشل جو ٹیم ہے سوشل میڈیا کی. بات سنیے, میں یہ نہیں چاہتا, میں آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا اس طرف. اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو اگلے مرحلے میں مجھے پتا آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ کیا قوانین بن رہے ہیں, کیا اس پہ ہمیں خطرات ہیں یا کیا ہمارے ثمرات ہوں گے ہمارے لیے. لیکن مسئلہ صرف یہ کہ یہ جو بڑا فٹافٹ جلدی سے بیانیہ بن جاتا ہے نا, میرا پہلا سوال بھی پہلے سیگمنٹ والا اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ وہاں سے جو چیز آتی ہے وہ اس طرح آتی ہے کہ اوئے ہوئے ہوئے اس نے تو کہا واہ واہ سبحان اللہ ہو گیا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جو میں دیکھ کے آیا ہوں, میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا. اچھا مجھے یہ بتائیں, میرا ویسے آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ وہ اگر کہکا لگائیں تو بھی آپ لوگ راضی نہیں, وہ اگر سخت ٹویٹ کریں 14 سال کی سزا ملنے پر تب بھی آپ لوگ راضی نہیں. مطلب کیا چاہتے کیا ہیں؟ میں راضی نہیں, میں کوئی رشتہ داری کرنی ہے, میں راضی نہیں, میری طرف سے راضی نہ ہونا یا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, مسئلہ صرف یہ نہیں. دیکھیں ذرا یہ میرا ایک جملہ پورا ہونے دیجیے گا, میرا ایک جملہ پورا ہونے دیجیے گا. اگر کہکا لگا ہوتا خدا بندے قدوس کی قسم میں یہاں خود یہ کہہ رہا ہوتا, وہ ہنس رہے تھے. لیکن جب نہیں لگا اور پوری میں نے سٹوری دیکھی ہے اور باہر آ کے کوئی کہے اور ہنس رہے تھے, کہہ کے لگا رہے تھے, تو میں اسے کیا کہوں گا؟ میں حلفن کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر نہیں لگا تو میں اس کو بھی مان لوں کیا ہو, کیا کہ مجھے کہہ کے کوئی اعتراض نہیں. اللہ انہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے, اور جو چند بہت قریب ہے میاں بیوی, اللہ تعالیٰ جلد انہیں بہت قریب کرے آپس میں. میں تو یہ بھی دعا دوں گا, لیکن کلیئرٹی ہو جائے, سارا کچھ سامنے آ جائے, کیس لڑے. پوائنٹ آپ کا آ گیا, آپ کی خبر اور آپ کی رپورٹنگ پر میں کوئی سوال نہیں کروں گی کیونکہ آپ خود وہاں پہ اس معاملے کے شاہد ہیں. بہرحال جہانگیر جدون صاحب, آپ سے میں لاسٹ اسی سیگمنٹ پہ کامنٹ ہی لینا چاہتی ہوں. وہ بھاگا تو نہیں ڈیل کر کے, مجھے بڑا سا بھاگ رہا ڈیل کر کے. آگے تو پڑھنے دینا جہانگیر صاحب, صاحب تو لوگ دم دبا کے بھاگ گئے.
आगे बढ़ लेने दीजिए जदून साहब, पॉइंट बस ऐड उसने कर भी दीजिएगा, उसने बस भी अपना यहूदियों की लॉबिंग ये फर्म्स भी सुप्रीम हायर नहीं कोर्ट किसी ने के की, ये तो जजेस कर रहे हैं पर ना। जुडिशियल कमीशन बनाने को राजी नहीं गवर्नमेंट, तो क्या उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी कबूल नहीं होंगे? सर इतनी मैली है हमारी अदलिया के हुकूमत खुद एतबार करने को तैयार नहीं। देखें, जब हुकूमत कहती हैं तो पिछले कई सालों से आपने देखा है, बल्कि पाकिस्तान के जो तारीख है उसमें कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट के पास जो है वो फुल उस तरह की पावर जो आपको आइन देता है वो नहीं रही है। और अब तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि 2018 में भी कमज़ोर थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जो स्पेस जिन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट ने ले लिया है, अब सारे फैसले उनकी मर्ज़ी से होते हैं और उन्हीं की अप्रूवल से होते हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता। ना कोई कमीशन बन सकता है, ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना बात आगे बढ़ सकती है। जब बात बढ़ेगी तो ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। हर बंदे को पता है, जो अक्लो फहम रखता है, जो पढ़ता है, जो इस मामलात को समझता है, मीडिया पे है, से व्यवस्था है, कानून से व्यवस्था है, पॉलिटिक्स में व्यवस्था है, उसको पता है कि पावर किसके पास है, कौन मैनिपुलेट करता है पावर, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। सामने फेस जो है वो गवर्नमेंट का है, पीछे बैक डोर पे जो है वो सारी पावर जो है वो जो आपकी पता सबको है पर मानने को कोई तैयार नहीं, और यही हमारा सबसे बड़ा आलमिया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे और पीका एक्ट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी कि पीका एक्ट करके हुकूमत करना क्या चाह रही है, क्या जवाबबंदी करना चाह रही है, तालाबंदी करना चाह रही है, या सिर्फ वो ये चाहती है कि जो कहा जाए वो उसके बारे में उसके हक में कहा जाए, जो लिखा जाए वो भी उसके बारे में ही लिखा जाए और उसके हक में लिखा जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पीका एक्ट तरमीमी बिल जो 2025 है वो कसरत राय से मंजूर तो कर लिया गया, लेकिन इसे फौरी तौर पर मुस्तरद भी कर दिया गया। मुस्तरद किया गया ना सिर्फ अपोजिशन ने, बल्कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी पैका है उसने भी इन तरामीम को मुस्तरद कर दिया है, और ये कहा गया है कि मीडिया इदारों के साथ मुशावरत किए बगैर जो मंजूरी दी गई है वो नाकाबिले अमल है। बेहतर होता कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लिया जाता, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है जो कि तमाम मीडिया के स्टेक होल्डर्स की तरफ से अगर ये एलामिया भी मंजर यहाँ पर आया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इन ये जो तरमीम की गई हैं इसका फ़ायदा किससे होगा? वो तो बज़ाहिर नज़र आता है कि हुकूमत वक्त को होगा, लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ हुकूमत आकर फंसती है वहाँ वहाँ पर तरमीम जो है वो मंजर आम पर आ जाती है। फैजी साहब, किस हद तक जबाबंदी होगी, किस हद तक तालाबंदी होगी? ऐसे ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं कि ऐसा महसूस होता है कि जब हुकूमत को थोड़ा सा अपना आप जो है ना कमज़ोर महसूस होता है वो वहाँ पर लाकर कोई ना कोई तरमीम कर देती है, कभी आइन में तो कभी एक्ट्स में। देखिए, ना तो ज़बानबंदी होनी चाहिए, ना ताले लगने चाहिए, ना आज़ादी सहाफ़त पे कोई हमला होना चाहिए, ना किसी कानून को पर्सनल लेवल पे इस्तेमाल होना चाहिए, ना इंतकाम का निशाना किसी को किसी भी कानून के ज़रिए बनना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती, और इसको कबूल भी और मंजूर भी नहीं किया जा सकता। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। रह गई बात, जब भी कोई हुकूमत होती है, आप सारे अदवार देख लीजिए, किस किस दौर में ऐसे एक्ट नहीं सामने आए। PTI के अपने दौर में एक मिनिस्टर थे, और उनसे जब ये कहा गया कि आप इसमें ये लेके आ रहे हैं कि यार आप 6 महीने जमानत ही नहीं होने देंगे, और अगर 6 महीने बाद वो बेकसूर निकला तो उन्होंने यूं कंधे उचका के कहा कि फिर क्यों है यार 6 महीने तक किए। लिहाजा हमने ये भी खुद सुना, अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना भी हुआ है। लिहाजा जो भी हुकूमत आती है ये ज़हन में रहे कि ये कितना फायदा ले लेंगे जब तक ये है तब तक, और बाकी आने वाले भी इसको खत्म नहीं फिर करेंगे, क्योंकि फायदा हर हुकूमत को चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं दूसरा भी एंगल जरूर डेफिनेटली फॉर श्योर ये आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा, लेकिन ये भी नहीं है। देखें जरा, आप बात करेंगी ना, आप एक स्क्रीन पे बैठी हुई हैं, बल्लास साहब बात करेंगे, ठीक है, अपनी अपनी पसंद नापसंद हर एक की हो सकती है, अहमद वलीद साहब या जदून साहब, मगर इशू ये हक नहीं किसी को होना चाहिए कि जो इसका सर काट के लाएगा उसको इतना इनाम दूंगा और वो भी सोशल मीडियम पे चलता रहे। फिर वो जो लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगी तो इस सोशल मीडियम के जरिए कौन कौन से फतावा जात नहीं लग रहे, तारीख को मसक नहीं किया जा रहा, एक दूसरे को जो है वो कुफर के दायरे में धकेला नहीं जा रहा। और इससे बढ़ के मैं वो जिक्र नहीं कर सकता, ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। बच्चों के हाथ में भी आजकल मोबाइल है, और ये नहीं कि बाहर से कोई साजिश है, अंदर से चीजें ऐसी अपलोड की जा रही हैं जो मुख्तलिफ इलाज के नाम से या ख्वाहिशात के नाम पे या ऐसी स्टोरीज। लिहाजा उसकी भी इजाजत नहीं हो सकती। डेफिनेटली हर मुल्क के कवानीन मौजूद
موجود ہوتے ہیں, پہلے بھی موجود تھے, ان کو صرف استعمال کر لیا جائے صحیح طریقے سے. میں نے پہلے کہا انتقام نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو بریکٹ نہیں کرنا چاہیے, مگر یہ ہے کہ کھلی ہوئی آزادی نہیں دی جا سکتی, مادر پدر آزادی. ٹھیک ہے, لیکن جہانگیر جدون صاحب, کہا یہ گیا ہے کہ ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل قائم کرے گی اور ٹریبیونل کا چیئرمین جو ہے وہ ہائی کورٹ کا سابق جج ہوگا. مین وائل یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترمیمی بل کے مطابق اتھارٹی کل 9 اراکین پر مشتمل ہوگی, جس میں سیکرٹری داخلہ, چیئرمین پی ٹی اے, چیئرمین پیمرا ایکس, بیچلرز ڈگری ہولڈر متعلقہ فیلڈ میں, مطلب یہ کچھ اور لوگ بھی ہیں, ان کو بھی شامل کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ جو اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے, یہ سیکرٹری داخلہ سے اس کا آغاز ہونا اور باقی دیگر لوگوں کو بھی اس میں نمائندگی دینا بہتر ہے, یا پھر کچھ اور معاملہ جو ہے وہ کیا جائے تو بہتر ہوگا؟ اس میں تھوڑا سا مجھے 2 منٹ دینا. دیکھیں, پاکستان کے اندر جو اخبارات ہیں, جو پرنٹ میڈیا, اس کے لیے پریس کونسل آف پاکستان ہے. اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے بھی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے, لیکن جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ سٹیک ہولڈر کے ساتھ آپ کنسلٹ کریں, اس کو پہلے بھی جب یہ پہلے بھی تھا, ہم نے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں, ان کے جو رولز بنائے تھے کہ آپ ایک اوپریسو رجیم نہ بنائیں, آپ ایک ایسا نہ کریں کہ آپ ڈسینٹ کو سٹیفل کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی کی رائے کو احترام کریں, اس رائے کا دلیل سے جواب دیں, لیکن آپ اس کو اگر سپریس کریں گے, آپ فری اسپیچ کو کرٹیل کریں گے اور آپ ایسے ہتھکنڈے استعمال کریں گے کہ جی جو اب دیکھیں نا, یہ تو گورنمنٹ بھی استعمال کرتی ہے. سوشل میڈیا کی لازمی ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے, اس کو بالکل بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن جب گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ بندے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, ان کے بھی لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں, تو ان کے لیے پھر وہ سیم ایکولیبریم یا بیلنس ہونا چاہیے نا, آپ ڈسکریمنیٹ نہ کریں. اور جب تک سٹیک ہولڈر سے مل کر یہ نہیں بنایا جاتا, تمام جو اپوزیشن بھی ہے, اس میں میڈیا کے لوگ ہیں, اس میں ڈیجیٹل ایکسپرٹ جو ہیں, سائبر کرائم کا لا پہلے بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر یہ امینڈمنٹ آ گئی تو یہ ورس ہو جائے گی. اس میں جوڈیشل اوور سائٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کی ختم ہو جائے گی. ممبر آپ اگر اپنا جوڈیشل ایک مرضی کا اپوائنٹ کر لیں گے تو اس سے بھی پھر کام نہیں چلے گا. تو اس طرح جو سوشل میڈیا جو ہے اس کو ریگولیٹ ضرور کریں, لیکن ایسا ریگولیٹ کریں جو اس کو دنیا مانے کہ جی یہ آپ ریگولیشن کر رہے ہیں, نہ کہ آپ سپریس کر رہے ہیں, اس کو سٹیفل کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو پرپوز ان کی اتھارٹیاں ہیں, یہ ٹریبیونل ہیں, اس سے یہ لگتا ہے پہلے بھی گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے وہ ٹرائی کرتی ہے جی کہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے اتنا خوف ہوتا ہے. گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کو سرو کرے, ٹرانسپیرنٹلی سرو کرے. اب گورنمنٹ جو ہے اپنے خوف سے ہر چیز کو دبانا چاہتی ہے. بھائی آپ یہ بات مصدق ملک صاحب بھی کل ایک جگہ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں ہمیں لگا کہ حکومت مخالف کوئی بات ہو رہی ہے یا حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم تب تک ترمیم کر کے لے کر آئیں گے. تو اس سے حالات خراب ہوتے ہیں. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جب آزادی دیں گے تو حالات خراب ہو گئے, اس کو ریگولیٹ کریں, لیکن ایکولی بیلنس ریگولیٹ کریں, اور جو سٹیک ہولڈر ہیں ان سے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ ریگولیٹ کریں, تو وہ ایفیکٹیو لا بن سکتا ہے. ٹھیک. برلا صاحب, بیلنس ایکٹ کیسے ہوگا کہ جس پر تمام صحافی حضرات بھی ذرا مطمئن ہو جائے اور لگے کہ حکومت کی نیت میں شک کا بال موجود نہیں ہے؟ اچھا, ایک تو فیضی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ قوانین پہلے سے موجود ہیں, بالکل درست ہے. ہر حکومت کوشش کرتی ہے, پچھلی حکومت نے بھی کوشش کی تھی, لیکن اس میں ڈاکٹر شیری مزاری کے آفس میں جا کے میں اور حامد میر, مجھے 2 بندوں کا تو یاد ہے کہ ہم اختلاف کر کے اٹھائے تھے. اب دیکھیے, جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کرتے, اور یہ جو آپ نے ساخت بتائی ہے نا دریاب اس کی اتھارٹی کی, اب آپ وزارت داخلہ کے خلاف تو پھر خبر دینا آپ کا گناہ ہو جائے گا نا. جی جی جی. یہ دیکھیے, حکومت پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کو تماشا بنایا, وہ آئینی بینچ بنا کے, وہ جو سارے بھائی باقی کیس غیر آئینی ہیں, وہ ایک تماشا آلریڈی لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. اب یہ جو ساخت آپ نے بتائی ہے, یہ تو ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جائے گا کہ وزارت داخلہ کے خلاف آپ خبر نہیں دے سکتے, وہ فلانا ممبر ہے اس کی وزارت کے خلاف نہیں دے سکتے. تو یہ جو آزادیاں ہم نے لڑ جھگڑ کے حکومتوں سے لی, ڈکٹیٹرشپ میں بھی صحافی لڑتے رہے, آج ان کے بارے میں قوانین بن رہے ہیں اور ان کو پوچھا ہی نہیں جا رہا. تو میں تو جن لوگوں نے آج قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کیا ہے, جن صحافیوں نے, پریس گیلری نے, میں تو ان کے ساتھ ہوں. میں نہیں تو یہ جو جھوٹ خود بولتے ہیں وزیر, ان پہ کیا لگے گا؟ مظہر برلا صاحب, آپ نے اسٹیک ہولڈرز کی بات کی, میڈیا مالکان کی تو ہم نے یہاں پہ ذکر کر لیا, یا پھر میڈیا ممبرز کا تو ذکر کر لیا. سر, آپ کو لگتا ہے اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہوگی؟ پیپلز پارٹی
बस पीपल्स पार्टी जितनी हाँ, शाबाश लिया करती थी जमहूरियत पर, क्योंकि आइन आज पर, बिलावल साहब इंसानी की एक हकूक स्टेटमेंट पर। भी आई थी, उन्होंने कहा कि पीपल्स मुशावरत के पार्टी- बगैर अगर हुकूमत फैसले पीपल्स करेगी तो अपने पार्टी लिए ने अपने खिलाफ कुछ इस- मुश्किलात खड़ी करेगी। पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत में शामिल होके वो जो सारे सर्टिफिकेट लेती थी अपने चेहरे पे कालक मल ली है। पीपल्स पार्टी ऐसी नहीं थी जैसी वो बन गई है, क्योंकि वो भी आप सेकंड अर्दली कह सकते हैं। बहती गंगा में हाथ धोने वाले सेकंड अर्दली। वली साहब, अहम साहब मुझे ये बताएगा कि सेंसरशिप को कानून का लिबादा पहनाकर, मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक कानूनी लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, अगर ये कहें तो ये गलत नहीं होगा, कानूनी लाइसेंस दे दिया इसको। देखिए, एक तो ये कि जितनी भी आज़ादी थी लड़ झगड़ के हमने ली, जैसे बल्ला साहब कह रहे हैं, और वो पहले ही छीन चुकी है। और उसके बाद अब ये जो बच्ची सोशल कुची थी वो भी मीडिया गई। पे थोड़ी आज़ादी थी उसको भी छीना जा रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, अगर कोई बिल्कुल कोई ऐसी उकसाने वाली चीज़ें कर रहा है जिसके नतीजे में आगे कोई ऐसा रिएक्शन, जैसे इंग्लैंड में हुआ कि वहाँ पे कुछ लोगों ने उकसाया और वहाँ पे फसादात फूट पड़े और उसके उनके पास पूरे एविडेंस थे, उनको जेलें हुई। ठीक है, इस तरह की बिल्कुल शफाफ किस्म की तहकीकात हों जिस पे किसी को एतराज़ ना हो। दुनिया भर में इस तरह से गौर फिक्र हो रहा है कि किस तरह से हम सोशल मीडिया के कवानीन को करें। और दूसरी बात यह है कि जो बाहर की दुनिया में तो डेफेमेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव है। अगर आपने किसी के खिलाफ बहुत बड़ा एलिगेशन ऐसा लगाया है, वो आपको डेफेमेशन सूट कर देगा और आपको वो पे करना पड़ेगा हर्जाना। पाकिस्तान की तो तारीख ही नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा केस हमें मिलता ही नहीं है कि जहाँ पे आपके खिलाफ कोई ऐसा एलिगेशन लगाया गया और आपने डेफेमेशन सूट फाइल किया और आपको कोई हर्जाना मिला हो या अगले किसी को सजा हुई हो। ये ना अहमद वली साहब के यहाँ पे सच्चे केसेस बनते नहीं है, सच्चे बने ना तो यकीन करें सजाएं भी हों क्योंकि उनके शवाहिद मौजूद होंगे। बेशुमार केसेस झूठ की बना पर सर गड़े जाते हैं। वही ना, केसेस आप देखें, इतनी बड़ी बड़ी खबरें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपने टीवी के ऊपर बैठ के बोली कि ये बंदा 10 करोड़ रुपए खा गया, उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन ये कि उसके खिलाफ अगर डेफेमेशन सूट होगा तो उसको डेफेमेशन का कोई फैसला नहीं मिलेगा, ना कोई उसको सजा मिलेगी, ना कोई उसको हर्जाना होगा। ये मसला है। और दूसरा ये कि ये जो सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, अगर हुकूमत इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेगी और लोगों को जो उनका राइट है वो नहीं देगी, तो फिर ऑब्वियसली ये बाउंस बैक करेगा और हुकूमत के खिलाफ ही जाएगा और हुकूमत की जो आगे हुकूमत सदा तो नहीं रहनी। तो इसी के ऊपर एलिगेशन आएंगे कि उन्होंने ये इस तरह का ये जो आपने जुमला बोला ना, दो आपकी, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है बल्ला साहब। बिल्कुल, आपको मैं मुबारक देता हूँ, आपने बहुत शानदार शो कंडक्ट किया। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बाउंस बैक हो सकती हैं गवर्नमेंट के लिए हुए अपने डिसीजन उसके खिलाफ। और दूसरा ये कि हुकूमतें सदा नहीं रहती। ये सिर्फ अहमद वलीद साहब नहीं कह रहे हैं कि हमारे जितने भी तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़िज़रात हैं, वो अक्सर अपनी गुफ्तगू के दौरान इस जुमले को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन न जाने हम समझने से कासिर हैं कि कुछ भी सदा नहीं रहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।